नमस्कार दोस्तों, मैं देवी शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए सेकंड सेमेस्टर प्राचीन इतिहास के पेपर नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? तो एमए सेकंड सेमेस्टर प्राचीन इतिहास के पेपर नंबर 3 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं पेपर का नाम। तो पेपर का नाम आपका बताया गया है भारतीय अभिलेख एवं पुरालिपि। क्या नाम बताया गया है? भारतीय अभिलेख एवं पुरालिपि, ये आपके पेपर का नाम है। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट एंशिएंट हिस्ट्री अर्थात प्राचीन इतिहास है, तो आपको वहाँ का सिलेबस उठा के ज़रूर चेक कर लेना है कि क्या आपके पेपर नंबर 3 का नाम जो है भारतीय अभिलेख एवं पुरालिपि है या नहीं है। है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है तो ज़रूर चेक कर लीजिए कहीं पेपर नंबर 4 के पेपर नंबर 2 पेपर नंबर 1 का नाम तो नहीं है। ठीक है, इससे होगा कुछ नहीं। जब आप यहाँ से एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे पेपर देने के लिए, और आपके सामने जब प्रश्न पत्र आएगा और उसमें लिखे प्रश्नों को जो आप पढ़ेंगे, तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि वहाँ पर मेरे बताए हुए एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं देखने को मिलेंगे? क्योंकि भैया मैं बार बार बोल रहा था कि आपको सिलेबस जरूर चेक कर लेना है, और आपने सिलेबस तो चेक नहीं किया था। ठीक है, तो इसलिए सिलेबस चेक करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं इसके कुछ टॉप क्वेश्चंस के बारे में। हम चर्चा करने वाले हैं जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न के ऊपर हम चर्चा करना शुरू करते हैं। ये आज आपका पहला पार्ट रहेगा। हो सकता है इसका दूसरा पार्ट भी लेकर के आऊँ, 2 पार्ट में इसको समाप्त कर दूँगा। ठीक है? तो उसके लिए लेकिन आपको कमेंट करके बताना होगा कि सर इसका दूसरा पार्ट या तीसरा पार्ट लेकर के आइए। ठीक है? चलिए, बात करते हैं पहले नंबर प्रश्न के बारे में। तो पहला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख के विषय में क्या जानते हैं? आपको यहाँ पर बताना है। खारवेल में जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसके बारे में आपको बताना है। तो पहले आप इसके लोकेशन को बताएंगे। लिखना होगा कि खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, ये उड़ीसा प्रांत के पुरी जिले में, उड़ीसा प्रांत में जो है एक पुरी नाम का जिला है, वहाँ के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील दूर उदयगिरी की पहाड़ी पर एक गुफा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, लोकेशन क्या बताएंगे? उड़ीसा प्रांत के पुरी जिले में, वहाँ पर एक भुवनेश्वर नाम का स्थान है। वहाँ से लगभग 3 मील की दूरी पर जब आप जाते हैं तो आपको एक उदयगिरी की पहाड़ी देखने को मिलती है। उस उस पहाड़ी में आपको जो है ये गुफा प्राप्त हुई है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। आगे आपको लिखना होगा कि ब्राह्मी लिपि से लिखित, या ध्यान दीजिएगा कौन सी लिपि में अभिलेख लिखा गया है, तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। तो ब्राह्मी लिपि में लिखित इस अभिलेख की भाषा संस्कृत से प्रभावित प्राकृत है। क्या है? संस्कृत से प्रभावित प्राकृत भाषा जो है उसमें यूज किया गया है। लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि यूज की गई है। साथ ही साथ अभिलेख का जो विषय है वो खारवेल का प्रारंभिक जीवन, क्या खारवेल का प्रारंभिक जीवन कैसा रहा है, साथ ही साथ राज्यारोहण के पश्चात 13 वर्षीय शासन में उसके द्वारा किए गए विजय अभियान तथा लोक मांगलिक कार्यों का क्रमबद्ध विवरण जो है आपको कहाँ से, खारवेल के हाथी गुफा से या हाथी गुम्फा से आपको ये चीज़ें प्राप्त होती हैं, पढ़ने को मिलती हैं। वहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए, आई होप आपका ये पहला नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे ही पूछ रहा है कि ब्राह्मी लिपि क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताना होगा। चलिए, तो आपको इसका जवाब देना होगा कि भारतीय लिपि के विकास का श्री गणेश जो है अशोक के काल से होता है। मतलब बोलते हैं जो भारतीय लिपि है इसका विकास कब से माना जाता है, तो माना जाता है जब अशोक का शासन काल था, उसी समय से जो है इसकी स्टार्टिंग हुई है, ये उसी समय स्टार्ट हुआ है। इसमें भी ब्राह्मी लिपि के विकास की ही दिशा हमें ज्ञात होती है। मतलब बोलते हैं इसमें भी क्या बोलते हैं, ब्राह्मी लिपि के विकास की ही दिशा हमें ज्ञात होती है। मतलब बोलते हैं उस समय भी हम ऐसा लग रहा था कि ब्राह्मी लिपि जो है ये अभी भी डेवलप कर रही है, धीरे धीरे उसमें चेंजेस आ रहे हैं, अभी परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। खरोष्टी की नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि खरोष्टी जो है एक अविकसित लिपि के रूप में कुछ सीमित क्षेत्र में ही थोड़े दिनों तक जीवित रहकर समाप्त हो गई। मतलब बोलते हैं जो खरोष्टी लिपि रही है आपकी, ये एक अविकसित लिपि रही, मतलब ये डेवलप नहीं हो पाई है, और साथ ही साथ ये कुछ सीमित क्षेत्र, मतलब इसका जो स्थान रहा है, जो एरिया रहा है वो सीमित रहा है, थोड़ा रहा है, और थोड़े समय तक ये जीवित रह करके क्या हो गई है, समाप्त हो गई। कौन सी? आपकी खरोष्टी लिपि। जबकि ब्राह्मी लिपि जो है ये एक लंबे समय तक, मतलब पीरियड जो इसका था लंबा था। उसके बाद समय भारत के व्यापक क्षेत्र में, मतलब भारत के जो है व्यापक क्षेत्र में, एक बड़े से क्षेत्र में जो है इसका प्रचलन जो है देखने को मिला, अपने परिवर्तित रूप के साथ जीवित रही। मतलब इसमें धीरे धीरे परिवर्तन भी होते रहे, और ये साथ साथ अपना स्थान जो है इस समाज में बनाए रखी है। कौन? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हेलियोडोरस का बेसनगर बेसनगर
हेलियोडोरस का बेस नगर स्तंभ लेख पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो आप लिखेंगे ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ यह अभिलेख मध्य प्रदेश के विदिशा नामक स्थान पर गरुड़ ध्वज स्तंभ पर उत्कृष्ट है। ठीक है, पहले तो लिपि बात करेंगे, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। यह अभिलेख कहाँ पर प्राप्त होता है, तो मध्य प्रदेश में एक विदिशा नामक स्थान है, वहाँ पर गरुड़ ध्वज स्तंभ है मिलेगा आपको। वहीं पर आपको जो है हेलियोडोरस का बेस नगर जो है स्तंभ वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। आगे लिखते हैं, अभिलेख का मूल विषय जो है यूनानी राजदूत हेलियोडोरस द्वारा विदिशा में विष्णु की पूजा की सीमित गरुड़ ध्वज स्थापित करना है। मतलब बोलते हैं इसका जो मूल उद्देश्य है, लिखने का जो मेन लक्ष्य था वो ये था कि जो यूनानी राजदूत आया था, यूनान से एक राजदूत आया था जिसका नाम था हेलियोडोरस, ठीक है, उसके द्वारा विदिशा में जो विष्णु पूजा की जाती थी उसके निमित्त गरुड़ ध्वज स्थापित करना। मतलब वहाँ पर जो निमित्त गरुड़ ध्वज था उसको स्थापित करना। तक्षशिला निवासी दिशय के पुत्र हेलियोडोरस ने जो इंडो यूनानी राजा, ठीक है, मतलब बोलते हैं तक्षशिला के एक निवासी थी जिनका नाम था दियस, उनके ही पुत्र थे कौन, आपके हेलियोडोरस जी थे। इन्होंने जो इंडो यूनानी राजा अंतलिखित 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 का राजदूत था, ये किसका था, यूनानी एक राजा था अंतलिखित, उसी का एक राजदूत था ये। महाराज भंगभद्र के शासनकाल में शासनकाल के 14वें वर्ष में उसके आसपास जाकर गरुड़ध्वज अंकित कराया। ठीक है, तो ये आप यहाँ से इस तरीके से जो है हेलियोडोरस का जो बेस नगर का स्तंभ है इसके बारे में आप बता दीजिएगा। चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बुद्ध का जन्म स्थान इंगित करने वाला अशोक का अभिलेख कौन सा है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे कि बुद्ध का जन्म स्थान इंगित करने वाला अशोक का अभिलेख जो है वो रुमिनदेई या जिसे लुम्बिनी कहते हैं, जहाँ पर भगवान का जन्म हुआ था, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था या महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था, माना जाता है लुम्बिनी नाम का एक स्थान था वहाँ पर। चूंकि ये आपको ये नाम अशोक के द्वारा ही प्रचलित किया गया था, उसका लुम्बिनी नाम रखा गया था, तो वही बता रहे हैं रुमनदेई या फिर आप लुम्बिनी अभिलेख है जहाँ पर बुद्ध के जन्म स्थान को इंगित जो आपके बुद्ध के स्थान को इंगित करता है। लिखते हैं, यह लघु स्तंभ शिलालेख सूचना देता है। ये कैसा देता है, शिलालेख, मतलब पत्थर पे लिखा हुआ एक सूचना देने वाला वो है, अभिलेख है कि अभिषिक्त के 20 वर्ष पश्चात अशोक ने इस स्थान की यात्रा की, चूंकि यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। मतलब बताते हैं कि यह जो स्तंभ लघु स्तंभ है यह सूचना देता है कि अभिषिक्त होने के बाद 20 वर्ष बाद अशोक ने इस स्थान की यात्रा की और यहीं पर जो है ये बताया कि यहीं पर भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इस प्रकार यह अभिलेख बुद्ध के निश्चित जन्म स्थान की पहचान कराता है और यही कारण है कि जो ये अभिलेख है ये बुद्ध का जो निश्चित जन्म स्थान है उससे हमें परिचित कराता है। बुद्ध के जन्म स्थान को इस लेख में लुम्बिनी कहा गया है। मतलब बोलते हैं जो बुद्ध का जन्म स्थान है वो उस लेख में जो है लुम्बिनी के नाम से संबोधित किया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप इसके बारे में बता दीजिएगा बुद्ध के जन्म के बारे में कि बुद्ध के जन्म को इंगित करने वाला कौन सा अभिलेख है। ठीक है, चलिए 5वां नंबर प्रश्न आपसे यहीं पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख का रचयिता कौन था। ठीक है, समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख के रचयिता कौन था। तो आप लिखेंगे कि प्रयाग स्तंभ लेख गुप्त सम्राट, कौन, गुप्त के एक सम्राट थे जिनका नाम था समुद्रगुप्त, उनके चरित्र और कृतियों का क्या आपको विवरण प्रस्तुत करता है। कौन सा, ये प्रयाग का स्तंभ लेख। ठीक है, प्रयाग का जो स्तंभ लेख है उसमें गुप्त सम्राट के समुद्रगुप्त के जो है चरित्र और कृतियों का वर्णन आपको वहाँ पर देखने को मिलता है, विवरण देखने को मिलता है। यह प्रसिद्ध समुद्रगुप्त के युद्ध और संधि मंत्री हरिसेन द्वारा रचित प्रसिद्ध काव्य है। मतलब बोलते हैं जो ये काव्य लिखा गया है ये जो है इनके समुद्रगुप्त के एक जो है युद्ध और संधि मंत्री हुआ करते थे। एक समुद्रगुप्त के जो है एक युद्ध और संधि मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम हरिसेन था, उन्हीं के द्वारा ये जो है प्रकाशित किया गया था। हरिसेन जो है वो युद्ध मंत्री होने के कारण समुद्रगुप्त की विजय यात्राओं में अवश्य रहा होगा। ठीक है, यहाँ बिंदी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही टाइप मिस्टेक है। क्या बोलते हैं, हरिसेन जो रहा है चूंकि ये युद्ध मंत्री रहा है, युद्ध मंत्री होने के कारण समुद्रगुप्त की जितनी विजय यात्राएं हुई हैं उसमें ये उपस्थित जरूर रहा होगा। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा जरूर रहा होगा, इसलिए उनका हरिसेन
कृत वर्णन अत्यंत प्रमाणिक है, इसीलिए उनके द्वारा जो हर्षेण कृत वर्णन आपको देखने को मिलता है ये ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है। इस प्रशिस्त में समुद्रगुप्त के इतिहास के स्वरूप निर्धारण में पर्याप्त सहायता मिलती है। और जो अब जब आप ये प्रशिस्त पढ़ते हैं तो इस समुद्रगुप्त का कैसा इतिहास रहा है, ठीक है, उसका स्वरूप आप आराम से निर्धारित कर सकते हैं। उसमें आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके हर्षेण कृत वर्णन से, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके बारे में बता दीजिएगा। बात करते हैं छठे नंबर प्रश्न के बारे में। तो छठा नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि किस अभिलेख में पुलकेशिन हर्ष के मध्य संघर्ष का विवरण मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच युद्ध हुआ था और ये युद्ध का कारण केवल एक था, दोनों राजा जो थे ये भारत पे एक छत्र राज करना चाहते थे और यही कारण था कि इन दोनों के बीच में जो है युद्ध हुआ था। उसी युद्ध के बारे में ये पूछ रहे हैं, वही आपको बताना है। तो आप लिखेंगे पुलकेशिन द्वितीय ने एहोल अभिलेख में पुलकेशिन और हर्ष के युद्ध का वर्णन है। मतलब बोलते हैं जो पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख है उसमें आपको पुलकेशिन और हर्ष के युद्ध के वर्णन के बारे में आपको देखने को मिलता है। एहोल अभिलेख की 23वीं पंक्ति में पुलकेशिन द्वितीय की सर्वाधिक प्रसिद्ध विजय का उल्लेख है जो उसने सकलोत्तर पथनाथ हर्षवर्धन के ऊपर प्राप्त की थी। मतलब बोलते हैं कि जो एहोल अभिलेख है उसकी जब आप 23वीं पंक्ति पढ़ती हैं तो उसमें पुलकेशिन द्वितीय की सर्वाधिक प्रसिद्ध विजय का वर्णन मिलता है। और वह विजय कौन थी, उन्होंने सकलोत्तर पथनाथ हर्षवर्धन के ऊपर क्या की थी, विजय प्राप्त की थी। ये सबसे प्रसिद्ध इनकी विजय थी और ये आपको जो है एहोल अभिलेख में देखने को मिल जाएगी, पढ़ने के लिए मिल जाएगी। इस अभिलेख के अनुसार युद्ध में हाथियों के मारे जाने से हर्ष रहित हो गया। मतलब बोलते हैं जो ये अभिलेख है इसमें ऐसा बताया जाता है कि जब युद्ध हुआ उसमें हाथियां काफ़ी ज़्यादा मारी गईं और यही कारण था कि हर्ष रहित, मतलब कि उसके चेहरे की खुशी गायब हो गई, बेचारा हार गया। इसमें भी यही लिखा गया है। कैसे लिखा गया है, लिखा गया है भय विगलित हर्षोयन चकारी हर्षा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये बता सकते हैं। आगे आपको लिखना होगा इस युद्ध का कारण संभवतः दो राजाओं द्वारा भारत में एक छत्र साम्राज्य की स्थापना थी। मतलब बोल रहे हैं इन दोनों राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ था इसका एक ही कारण था कि दोनों राजा जो है वो एक छत्र जो है भारत पर राज करना चाहते थे, यही कारण था, ठीक है। इस तरीके से आप छठे नंबर प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा। 7वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत में लेखन कला की प्राचीनता कहाँ से प्रमाणित होती है, आपको यहाँ पर बताना है। मतलब बोलते हैं आप कहाँ से बताएंगे कि भारत में कौन सा ऐसा आपके पास प्रमाण है जिससे हमें ये पता चले कि जो है भारत की प्राचीनतम लेखन कला कहाँ से हमें प्रमाणित मिलेगी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे भारत की लेखन कला की प्राचीनता में सर्वाधिक प्रमाण भारत के साहित्य से प्राप्त होता है। मतलब बोलते हैं जब भारत के लेखन कला की प्राचीनता की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रमाण जो है हमें भारत के जो साहित्य हुए हैं उनमें देखने को मिलता है। अशोक के पूर्व भारत में 3 प्रकार के साहित्य का विकास हुआ था। अशोक के आने से पहले जो है भारत में कुल 3 प्रकार के साहित्य आपको देखने को मिलते थे। पहला साहित्य ब्राह्मण साहित्य था, दूसरा बौद्ध साहित्य था, तीसरा जैन साहित्य था। तो 3 प्रकार के साहित्य आपको देखने को मिलते थे। ये अशोक के पहले की बात है, ठीक है। इस तरीके से आप बता दीजिएगा। 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है लेखन कला के विषय में जैन साहित्य हमें क्या बताते हैं, आपको बताना है। मतलब लेखन कला के विषय में जैन साहित्य में हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है, उसमें क्या बताया गया है, ये चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका आप उत्तर लिखेंगे कि प्राचीन जैन आगम में भी लेखन कला का उल्लेख प्राप्त होता है। प्राचीन जैन आगम जो है उसमें भी आपको लेखन कला का उल्लेख प्राप्त होता है। भगवती सूत्र में केवल ब्राह्मी लिपि का वर्णन प्राप्त होता है। जो भगवती सूत्र है उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें केवल आपको ब्राह्मी लिपि का वर्णन ही देखने को मिलेगा। लेकिन सुनवयंत सुत में 18 लिपियों का उल्लेख मिलता है। सुनवयंत सुत में 18 लिपियों का। और अगर बात करें भगवती सूत्र में तो इसमें जो है आपको केवल एक ब्राह्मी लिपि का वर्णन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो है भारत में लेखन कला की प्राचीनता के बारे में आराम से आप बता दीजिएगा। बात करते हैं 9वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत में लेखन कला की शुरुआत कब से मानी जाती है। मतलब भारत में कौन सा ऐसा टाइम रहा है जब ये माना जाता है कि लेखन कला स्टार्ट हो चुकी थी। तो आप लिखेंगे भारत में लेखन कला का आविष्कार ईसा पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व हो चुका था। ईसा पूर्व से 3000 पहले ही क्या हो चुकी थी, लेखन कला स्टार्ट हो चुकी थी भारत में। और यह जानकारी सिंधु सभ्यता से प्राप्त होती है। ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ये सिंधु सभ्यता से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इस
तरीके से जो है भारत में लेखन कला की शुरुआत कब से मानी जाती है, इसके बारे में भी बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे यहीं पर पूछ रहा है कि सोगौरा ताम्रपत्र, सोगौरा ताम्रपत्र अभिलेख के विषय में बताइए। ठीक है, तो आप लिखेंगे सोगौरा ताम्रपत्र अभिलेख जो है वो आपको गोरखपुर जिले में देखने को मिलेगा। इसकी भाषा प्राकृत एवं लिपि प्रारंभिक ब्राह्मी है, मतलब बोलते हैं जो इसकी भाषा है ये आपकी कौन सी है, प्रकृत भाषा यूज किया गया है। और लिपि की बात करें तो जो स्टार्टिंग की ब्राह्मी लिपि थी वो यहाँ पर यूज की गई है। यह अभिलेख पूर्ण रूपेण शासन परक है। यह अभिलेख कैसा है, पूर्ण रूप से इसमें शासन के बारे में बताया गया है, उसी की व्याख्या की गई है। यह अभिलेख बालू के सांचे में ढाला गया है, या किस में ढाला गया है, यह अभिलेख जो है बालू के सांचे में ढाला गया है। तो इस तरीके से जो है आप सोगौरा ताम्रपत्र अभिलेख के बारे में आराम से लिख दीजिएगा। बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अशोक के प्रथम गिरनार शिलालेख के विषय में बताइए। अशोक का जो पहला गिरनार शिलालेख रहा है इसके बारे में बताना है। तो आप लिखेंगे यह अभिलेख जो है गुजरात के गिरनार पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये आप जब गुजरात में जाएंगे वहाँ पर गिरनार नाम की पहाड़ी है, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको ये जो है गिरनार शिलालेख देखने को मिलेगा, वहीं पर स्थित है। इसकी भाषा प्राकृत रही है, कैसी रही है, प्राकृत भाषा रही है एवं लिपि ब्राह्मी रही है। भाषा प्राकृत रही है, लिपि ब्राह्मण रही है। सम्राट अशोक के प्रथम गिरनार शिलालेख का प्रमुख आशय जीवों पर के प्रति दया था। मतलब बोल रहे हैं जो अशोक का प्रथम गिरनार शिलालेख आपको देखने को मिलता है, इसका केवल और केवल मुख्य उद्देश्य यही था कि जीवों के ऊपर दया किया जाए, उनके ऊपर निर्दयता ना बरती जाए, मतलब उनको भी रहने के लिए चीज़ें दी जाएं, उनके ऊपर ज़्यादा जो है प्रताड़ित मत किए करें, ये ऐसा बताया था। यहीं पर 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है पुरालिपि का अर्थ बताइए। पुरालिपि का अर्थ बताना है तो आप लिखेंगे पुरालिपि का आशय प्राचीन कला की लेखन कला के संदर्भ में है। मतलब बोलते हैं जो पुरालिपि है इसका अगर आप आशय लेना चाहें तो बता सकते हैं कि प्राचीन काल मतलब पहले के समय में जो लेखन कला है उसी के संदर्भ में जो हमें पता चलता है पूरा लिपि से। ठीक है, आगे आप लिखेंगे मैक्स मूलर एवं बर्नल। ठीक है, मैक्स मूलर एवं बर्नल आदि इतिहासकारों का यह मत है कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले कोई लिपि नहीं थी। क्या मानते हैं कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले कोई लिपि नहीं थी। ये कौन मानते हैं, मैक्स मूलर और बर्नल महोदय जी मानते हैं। और आप यहाँ पर आके लिखेंगे लेकिन दूसरी ओर राजबली पांडे ओझा, ठीक है, आदि लोग जो इतिहासकार हुए हैं भारत के हुए हैं उनका यह मत है कि भारत में वैदिक युग में भी लिपि का प्रचलन था। वो मानते हैं कि भारत का जो वैदिक युग था वहाँ पर भी आपको लिपि का प्रचलन देखने को मिलता है। इसमें सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि की प्राचीनता स्वीकार की जाती है। मतलब बोलते हैं इसमें जो है सबसे पहली जो लिपि स्वीकार की गई है, सबसे प्राचीन लिपि वो मानी गई है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, यही स्वीकार किया गया है। तो आई होप आपके यहाँ पे 12 प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हुए हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर इसका अगला पार्ट आपको चाहिए तो एक बार ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। बाकी चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।